हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। गुरुजी, आज स्पेशल क्या होने वाला है? पता है क्या स्पेशल है? इस वीडियो में आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है और सॉल्व करने का तरीका भी मैं इसमें बताऊंगा। तो देन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेडिकेटेड आपके 22 फरवरी के लिए है। जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डेली कम से कम 2 पेपर और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेपर दूँगा, और ये पेपर आपको अब कंटिन्यू आने वाला 22 फरवरी तक आपको पढ़ते जाना है। 22 फरवरी क्या है, 21 फरवरी तक तो पढ़ना ही है। आज क्या हो गया आपका? आज है आपका 17 फरवरी, 7 3 10 और 4 दिन बचे हुए हैं, और इसी 4 दिन में हमें सर 100 में 100 की नंबर तैयारी करनी है। तो बिल्कुल आपकी होगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले आपको वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, ठीक है ना? आप देखेंगे तो ये 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 100 में हमें 90 प्लस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए सर। हमें 100 में 90 प्लस चाहिए, कुछ भी हो जाए हमें नहीं सुनना सर, ठीक है? और आपको जो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, और ये 3 घंटे 15 मिनट में आप अपना भविष्य लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे सर? भविष्य लिखे हम अपना, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? और ये हिंदी का आपका पेपर है, हिंदी का। भाई साहब 22 फरवरी के लिए है, तैयार करके जाइएगा आप लोग। ठीक है? कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। निर्देश में क्या दिया गया है यहाँ पे? प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या सर निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है सर? आपके लिए अनिवार्य है, बोले तो आवश्यक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है सर? खंड क रहेगा। सर खंड क कितने नंबर का रहेगा सर? 50 अंकों का सर रहने वाला है। सर 50 अंकों का हमारा सर खंड क रहेगा ने? पहले का क यहाँ पे निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सर साहित्य की भूमिका, साहित्य की भूमिका किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अशोक के फूल किसके हैं, तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला यहाँ पे खवाला, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह क्या है सर? कविता क्या है? कविता क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। कविता क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा सर लिखा गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अजात शत्रु क्या है सर? अजात शत्रु, अजात शत्रु रचना की विधा है। सर अजात शत्रु रचना की क्या विधा है सर? यह एक नाटक है सर। अजात शत्रु जो रचना की विधा क्या है सर? यह एक नाटक है। पेपर में आगे छापना है कि अजात शत्रु रचना की क्या विधा है सर? यह एक नाटक है सर। क्या है सर? यह एक नाटक है। घ वाला है, अज्ञेय की रचना है सर। अज्ञेय की रचना सर क्या है? शेखर एक जीवनी। सर जो शेखर एक जीवनी है, यह अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय जी की रचना क्या है? नोट कर लीजिए, शेखर एक जीवनी है सर। किसकी है सर? अज्ञेय जी की रचना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न देखिएगा क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या है सर? बहादुर कहानी की जो लेखक है, यह किसकी है? अमरकांत की है सर। किसकी है? अमरकांत की है। बहादुर कहानी के लेखक का सर नाम क्या है? अमरकांत है, ठीक है। और फरविश्वरनाथ रेणु पंचलाइट, पंचलाइट जैनंद कुमार किसका है? ध्रुव यात्रा का, ध्रुव यात्रा का है। पेपर में आ गया, छाप देना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का है रामधारी सिंह दिनकर, प्रमुख कवि है सर। प्रगतिवादी काव्य धारा के किसकी है सर? प्रगतिवादी काव्य धारा के सर प्रमुख कवि है, ठीक है ना? चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, छ वाला, बिहारी की, बिहारी की रचनाओं का छंद है। बिहारी की जो रचनाओं का छंद है सर, चौपाई है सर। बिहारी की रचनाओं का छंद क्या है सर? चौपाई है, ठीक है ना? ग वाला है, आंसू रचना है सर। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। सर आंसू किसकी रचना है सर? जयशंकर प्रसाद की है। आंसू किसकी रचना है सर? जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है। सर प्रश्न क्या है यहाँ पे? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का वृद्धोह कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का वृद्धोह सर कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है सर। किसका है? डॉक्टर नागेंद्र जी का है। दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष सर क्या है? 1951। सन 1951 ईस्वी में दूसरे शतक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। पेपर में आएगा, छापना है, ठीक है ना? प्रथम 1943। अगला यहाँ पे है आपका तीसरा नंबर जो आएगा, यह आपका गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। सर कितने नंबर का पूछा जाएगा सर? 10 नंबर का सर आपके पेपर में पूछा जाएगा। सर सबसे पहले आपको इसका उत्तर देने से पहले
आपको गद्यांश को पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है? माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन क्या है? बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का सर भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। इस कारण उनका सौहार्द भाव क्या है? अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं सर, हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उनमें भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। समय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो सर पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम करने का तरीका क्या है सर जी? देखिएगा, करने का सबसे जबरदस्त तरीका यही है कि आप गद्यांश में पता करिए कि माता आया है क्या शब्द, पृथ्वी आया है क्या शब्द, राष्ट्र आया है क्या शब्द। अगर ये शब्द आपको दिखाई दे तो समझ लीजिएगा वो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। देखिए, माता शब्द आया हुआ है और सर पृथ्वी शब्द आया हुआ है, मातृभूमि शब्द आया हुआ है, जन शब्द आया हुआ है, यहाँ पर भी जन है, ठीक है ना, यहाँ पर भी जन है। तो ये सब जब आपको शब्द दिखाई दे तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल है सर। कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल है। यहाँ पे है देखिए, पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और पाठ के लेखक कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी है। अगला प्रश्न यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हिंदी के पेपर में इसको सर कैसे करेंगे? सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो नीचे आपको दिखाई दे इसी को आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। सर क्या करना है? लिख देना है। थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट करना चाहूंगा क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, माफी चाहते हैं। देखिएगा, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक दिखाई दे रहा है ना अब आपको। चलिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या सर कैसे करेंगे? ये जो यहाँ पे दिया गया है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, ये भरे हुए हैं, इसी को आपको क्या करना है? बढ़ा चढ़ा के सर लिखना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। बस इसी को बढ़ा चढ़ा के आपको लिखना है। तो सर क्या लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ पे सर आप लिख देंगे कि पृथ्वी का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले असंख्य लोग हैं, जैसे नगर, जनपद, पूर, गांव, जंगल और पर्वत अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं सर। अगला यहाँ पे थर्ड वाला है, समान अधिकार का भागी कौन है? समान अधिकार का सर भागी कौन है? अब समान अधिकार का भागी कौन है? ऊपर देखेंगे तो समान अधिकार का जहां पे भागी दिखाई देगा वही इसका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समान भरे अधिकार का भागी वह है जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का सर भागी है, ठीक है। वह समान अधिकार का सर क्या है? भागी है। बस यही को आपको क्या करना है? छाप देना है। तो समान अधिकार का सर भागी कौन है? समान समाज में रहने वाले व्यक्ति समान अधिकार के क्या होते हैं? सर भागी होते हैं। चौथा है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? सर पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? देखिएगा, इसी का आंसर इसमें मिलेगा। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? अब यहाँ पे देखिएगा, पृथ्वी पर पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार क्या है सर? अनंत है। आपको बहुत ही मैं प्यारा तरीका बता रहा हूँ करने का पेपर में, और ये पेपर बहुत आने वाला है। हर एक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास टाइम नहीं है, यही सब आपको घोल कर पीना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे सर कि अनंत और जनपद शब्द का अर्थ बताइए। तो अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अंत न हो। जिसका कोई अंत न हो उसे क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। और सॉरी, अनंत कहते हैं। और जनपद मतलब क्या होता है सर? जिला होता है। अगला यहाँ पे सर प्रश्न है आपका, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए सर। 10 नंबर का पेपर में आएगा सर। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। यहाँ देखिए, 10 नंबर का आपको पेपर में दिखाई देगा, ठीक है ना। है क्या यहाँ पे? यहाँ पे है क्या? ये थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, तब आपको पूरा आपको दिखाई देगा। अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। निज निज जन्म में सुने यह जीव मेरा, धिक्कार उसे वह माँ स्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई।
पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अर्थात कैकेयी पश्चाताप करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर के लिए मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम सहित सभासदों ने एक स्वर में कहा कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता सौभाग्य धन्य है। अतः सभी लोगों के द्वारा एक मत से कैकेयी को निर्दोष कहा जा रहा है। सभासदों की बात सुनकर कैकेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहती हैं कि बात दोहराते हुए कहती हैं कि हाँ, मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे जिसे बात जिसे बात मैंने खो दिया, मतलब जिसके बाद मैंने खो दिया वह पुत्र भी अब मेरा नहीं है। उसने मुझे माता कहने से इनकार कर दिया। मैं हर प्रकार से अतिशय ही कमाया और स्वयं को कलंकित भी किया या कलंकित भी कर लिया। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, अब देखिएगा यहाँ पे कैकेयी जब शब्द आया हुआ है, जैसे कि पश्चाताप ये कर रहे हैं, तो ये कैकेयी से लिया गया है, यानी कैकेयी अनुताप से। तो पाठ का कवि और कविता का नाम क्या हो जाएगा? तो कैकेयी अनुताप हो जाएगा और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। तो जो यह आपका पद्यांश है, यह कैकेयी अनुताप से लिया गया है और इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त है सर। बहुत अच्छा। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर कहाँ से कहाँ तक रेखांकित अंश करना है? निज निज जन्म में सुने यह जीव मेरा, धिक्कार उसे वह माँ स्वार्थ ने घेरा। इसी को आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होंगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यह सुनते रहेंगे कि मैंने स्वार्थवश अनुचित कार्य किया। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, चौथा वाला, कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहते हैं? ठीक है ना? पेपर में आएगा, छाप दीजिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या लिखेंगे? कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है वह 100 बार धन्य है। पांचवा है, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रभु राम के साथ प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ 100 बार क्या है सर? धन्य है। ठीक है ना? उसके बाद आपके पेपर में पांचवा आएगा, जो पांचवा सर आएगा वो आएगा आपका, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए सर। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में रहेगा। 5 अंकों का यह पेपर में आएगा सर, 5 अंकों का। वासुदेव अग्रवाल, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ डॉक्टर हजारी वाला याद कर लीजिए, लॉन्ग वाला तो आप याद ही कर लेंगे, बना के लिख लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में दुबे के छपरा जिला बलिया में हुआ था। ठीक है? इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और इनके माता का नाम ज्योतिषमती था। क्या था सर? ज्योतिषमती था। ठीक है? बचपन का नाम इनका जो था वो क्या था सर जी? वैद्यनाथ द्विवेदी था। क्या था सर? वैद्यनाथ द्विवेदी। और ये अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत भी थे। ठीक है ना? और इनकी मृत्यु 18 मई 1979 ईस्वी को हो गई थी। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आप लोग उनको रट लीजिएगा, रचनाएं इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? उसके बाद आपके पेपर में आएगा कवि वाला, देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द, 5 नंबर का पेपर में आएगा। महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत है सर। तो इसमें सर आप आंसर किसका दिए हैं? तो मैंने यहाँ पर आंसर जो दिया है रामधारी सिंह दिनकर का मैंने दिया है। जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में, जन्म स्थान सिमरिया, जो कि मुंगेर बिहार जिला में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम रवि सिंह था और इनकी भाषा जो थी परिष्कृत खड़ी बोली थी सर। इनकी शैली प्रबंध और मुक्तक
काव्य शैली थी सर इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रेणुका, परशुराम की सर प्रतीक्षा है, ठीक है ना। इनकी मृत्यु सर 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न आएगा भैया, कहानी का सारांश। मैं आपको कितनी बार पढ़ाया है यार, याद हो गया होगा। अब हमारे जो बच्चे याद कर लिए होंगे मुझे पता है। यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द आपके पास 80 शब्द लिखने के लिए है। अथवा ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का पेपर में आएगा। तो ये आप फिर आप बहादुर पंचलाइट का सारांश याद कर लो, हो जाएगा इसमें। बहुत ज्यादा आप परेशान मत होइए, स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क का चक्कर छोड़ दीजिए भैया। तो यहाँ पे मैं पंचलाइट कहानी का सारांश लिया हूँ। क्या लिया हूँ? पंचलाइट कहानी का सारांश। कैसे लिखेंगे सर जी? सीधा लिखेंगे, पंचलाइट की कहानी रेणु जी की एक प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है जिसमें बिहार के गांव का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक गांव होता है जिसमें एक महतो, सर महतो नहीं महतो, टोली नामक समूह में लोग रहते हैं। यह टोली रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीद कर लाती है जिसे पंचलाइट कहकर बुलाते हैं। उसके बाद रात के समय यह लोग पूजा का आयोजन करते हैं, लेकिन इस मौके पर किसी को यह पता नहीं चलता कि यह पेट्रोमैक्स जलेगा कैसे। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है जो मुनरी नामक युवती से बहुत ही अरे गुरुजी प्रेम करता है, लबेरिया हुआ है यहाँ पे। एक दिन एक दिन गोधन मुनरी के घर के सामने से सलीम का गाना गाता हुआ निकलता है और वहीं पे इनकी काकी रहती गुलरी भैया गोधन को देख लेती हैं और फिर इसकी शिकायत पंचों से कर देती हैं और पंच गोधन को अपने टोली से बाहर निकाल देते हैं। अब मुनरी को यह बात पता था कि गोधन हमारा पंचलाइट को जला लेता है और इस बात को चतुराई से पंचों तक पहुंचा देती है। फिर गोधन आकर पंचलाइट को जला देता है जिससे टोली के सभी लोग खुश हो जाते हैं और पंच उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि सात खून माफ, खूब गाओ सलीम का गाना, आराम से मुनरी को लेकर भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और गोधन और गुलरी काकी सॉरी मुनरी को लेकर भाग जाओ भाई, गुलरी तो काकी थी उनकी यार। तो फिर गुलरी भी गोधन को रात के समय भोजन पर मिला बुलाती हैं। एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपके पड़ोसी का बल्ब खराब हो गया है और आप लाइट जलाकर उनको इम्प्रेस कर देंगे तो ये बहुत गलत थॉट है। पहले था लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना? अब आप गवर्नमेंट जॉब करेक्टर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पे देखिए सर, मज़ाक कर रहे हैं, दिल से मत लगाइएगा। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सर 80 शब्दों का इसको देना है। 5 नंबर का सर पेपर में आएगा और यह आपके अपने जिले के अनुसार करना रहेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ कुछ भी छाप कर चले आएंगे। आप अपने जिले के अनुसार जो भी आपका जिला रहेगा उसके अनुसार आप करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए है क्या भैया, मुक्त यज्ञ पर है, सत्य की जीत पर है। आप अपने जिले के अनुसार देख लीजिएगा, रट लीजिए, टाइम है। रश्मि रथी है, आलोक वृत्त है, त्यागपथी है। क्या सर? त्यागपथी है। और सर क्या है? श्रवण कुमार है सर। क्या है? श्रवण कुमार है। तो ये सब है। तो यहाँ पे जो मैंने आंसर दिया है वो रश्मि रथी पर दिया है, वो कि पंचम सर्ग को मैंने लिया है। रश्मि रथी का क्या लिया है? पंचम सर्ग, जो कि पेपर में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको उठाया। क्या लिखेंगे सर इसमें? माता की विनती 5वें सर्ग में कुंती स्वयं कर्ण के पास दुर्योधन का दल छोड़कर पांडवों का पक्षधर बनने का आग्रह करने के लिए आती है। अब जो कर्ण है, कर्ण के लिए यह विकट परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि माता कह रही हैं कि आप कौरवों के साथ मत रहिए, पांडवों के साथ आ जाइए। लेकिन कर्ण जो है वो वचन दे चुका है किसको सर? कौरवों को। जिस माता ने लोक लज्जा के कारण जल में बहा दिया था, किसको? कर्ण को लोक लज्जा के कारण जल में बहा दिया था, ठीक है। वही आज अपनी मातृत्व का अधिकार जताकर उसे दुर्योधन से अलग करने आ रही है। कर्ण के सारे अपमान, कुंठा, ग्लानि और कलंक का एकमात्र कारण यही मां कुंती है, जो आज उसके सामने प्रार्थना और याचना की मुद्रा में खड़ी है। कर्ण बड़ी दृढ़ता से इस भावात्मक आघात को झेल लेता है और कि भले ही कृष्ण अर्जुन का साथ दे, किंतु वह दुर्योधन का साथ छोड़कर विश्वासघाती नहीं बनेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कर्ण ने अपने मां से बोला कि भले ही अर्जुन का साथ कृष्ण छोड़ दें, लेकिन मैं भाई साहब नहीं छोड़ूंगा कौरवों का साथ, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे कुंती को भी वह खाली हाथ नहीं लौटाता। कर्ण कुंती को आश्वासन देता है कि अर्जुन को छोड़कर शेष चारों भाइयों की वह रक्षा करेगा, यानी चारों भाइयों को मारने नहीं देगा। केवल केवल किसको मारेंगे? अर्जुन को मारेंगे। इस प्रकार उसे लेकर कुंती के
5 पुत्र बराबर बने रहेंगे। कर्ण माता कुंती के चरण छूकर उन्हें क्या कर देते हैं? विदा कर देते हैं, बस। यही आपको लिखना है और कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही सिंपल है। अब आप महाभारत और हमारा महाभारत नहीं पढ़े तो फिर क्या मतलब है यार? पढ़ लो यार, महाभारत तो महाभारत, पढ़ेंगे नहीं। अगला देखो, अगला यहाँ पे पढ़ते-वढ़ते नहीं। अब कहेंगे गुरुजी महाभारत और महाभारत क्या है? अब ये महाभारत को ही कहते हैं, ठीक है ना? गाँव-गाँव में। दिल से ना लगे, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, निकल गया मुँह से। हाँ, बाद में कहे गुरुदेव जी क्या बोल रहे हैं आप, हाँ? व्हाट इज़ महाभारत? हुँ, है कि नहीं? अच्छा, ये झगड़ा लड़ाई देखते हैं, जो पहले होता था आज उसी का देन है। अपने जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो चीज़ बताई गई है, अपने जो किताब में लिखा गया है, वो चीज़ आज हो रहा है। आप देखिए, तो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस उधर युद्ध कर रहा है, इज़राइल का अपना ही अलग दबदबा है। तो जो चीज़ें पहले लिखी गई हैं ना, वो चीज़ें आज हो रही हैं और होती भी रहेंगी, ठीक है ना? इसमें जो महाभारत का एक मेन पार्ट था, वो था सर जी क्या बोलते हैं उसको सर? जो भगवत गीता, जब वो ज्ञान देते हैं अर्जुन को, सबसे मेन पॉइंट वही है, ठीक है ना? जिसमें आपको ज्ञान मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 8 का क है, संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर का सर आएगा, सॉरी 7 नंबर का आएगा सर। ये आप लोग घनोयम भारत देशः से लेकर कहाँ तक है? लिखितानि सन्ति, तो इसको आप खुद से कर लेंगे, ठीक है ना? फिर यहाँ पे आपका इसमें आपके संदर्भ और अनुवाद करना रहेगा। संदर्भ में सर क्या लिखेंगे? संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका की संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद में क्या लिखेंगे? यह भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भाषाओं को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। समस्त वर्तमान साहित्य में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है। ऐसा भाषा तत्व विरासत मानते हैं। उसके बाद आपके पेपर में आएगा सर ये, क्या आएगा आपका? श्लोक एक आएगा। श्लोक सर 7 नंबर का आएगा, देखिए। परोक्ष कार्य हंतरम प्रत्यक्षते प्रियवादिनम वर्जेन त्राण दृढ़म मित्रम विष्कुंभ पयोमुखम। अब यहाँ पे सर संदर्भ आएगा सबसे पहले, तो सर संदर्भ में क्या लिखेंगे? यह श्लोक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नानी नामक पाठ से सर अवतरित है, ठीक है ना? अनुवाद में, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, वह सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे जैसे विष से भरे घड़े को, ठीक है? पेपर में आएगा, आप लोग छाप दीजिएगा। उसके बाद अगला है आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 9। सर क्या है? निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। काला अक्षर भैंस बराबर, आँख का तारा होना सर, अपना उल्लू सीधा करना, ईद का चाँद होना। तो यहाँ पे सर जी हम करेंगे ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होना अर्थात सर जी बहुत दिनों तक दिखाई ना देना। वाक्य प्रयोग, अरे रमेश, तुम तो ईद के चाँद हो गए, अब तुम दिखाई नहीं पड़ते। उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक आपको दिख रहा है, अपठित गद्यांश, जो कि संधि विच्छेद के स्थान पे नया टॉपिक में जुड़ा हुआ है। मैंने इसको पढ़ाया भी है, इन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको पढ़ाया है। उसके बाद आपका शब्दयुग्म में आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अनिल और अनल। अनिल मतलब हवा होता है, अनल मतलब आग होता है। अंबुज और अम्बुद, अंबुज मतलब कमल होता है, अम्बुद मतलब आपका बादल होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है क्या कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। गति सर, तीर सर और क्या पयोधर है। तो यहाँ पे हम लोग कांड का लिख दिए हैं, लेकिन कांड नहीं रहेगा, बल्कि तीर का हम लिखेंगे। बाण किनारा और क्या होता है भैया? सीमा होता है। उसके बाद वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए, 2 नंबर का सर पेपर में आएगा। आशा से अधिक आशातीत कहलाता है। आशा से अधिक कोई चीज़ है तो उसे हम लोग सर क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। आशा से अधिक को क्या बोलते हैं सर? आशातीत। जानने की इच्छा रखने वाले को सर हम लोग क्या कहते हैं सर? जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जिज्ञासु कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 वाक्यों को सर शुद्ध करके लिखना है। 2 नंबर का सर पेपर में आएगा सर। कौन-कौन यहाँ पे? व्यक्ति और जीवन का घोर संबंध है, बेटी तो पराधन होता है, 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पहला
इसको लिख रहे हैं, व्यक्ति और जीवन का घोर संबंध है, तो यहाँ पे घनिष्ठ संबंध, घोर यहाँ पे घोर रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे व्यक्ति नहीं रहेगा बल्कि साहित्य रहेगा, साहित्य, साहित्य तो साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। बेटी तो पराया धन होता है, नहीं, बेटी पराया धन होता है, तो नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना, चार कानपुर के व्यक्ति बोले, भैया चार कानपुर थोड़ी ना, कानपुर के चार व्यक्ति बोले, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, तो दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, इसको आप लोग खुद कमेंट में करिएगा। चलिए अगला यहाँ पे 12 का क है, 12 का क प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सही सर उदाहरण लिखिए। 2 नंबर सर एग्जाम एग्जाम मतलब एग्जाम में आएगा सर 2 नंबर का। देखिएगा हम यहाँ पे वीर रस के बारे में बता रहे हैं। वीर रस क्या होता है, उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा प्राप्त होती है। अर्थात जब आप से झगड़ा होता है किसी का, तो आपके अंदर क्या आता है, वीरता आता है। गुरु जी आप पूछ देंगे एकदम पकड़ के इनको, हाँ, तो वही क्या होता है सर, वीर रस होता है। उदाहरण के लिए, मंगल सगुन हुई सब काहू, पर कहीं सुगंध विलोचन बाहू, भरत ही साहस समाज उछाऊ, मिलहि राम मिटहि सब, मिटहि दुख दाहू। तो ये क्या है सर जी, ये हमारा वीर रस का सर उदाहरण है। उसके बाद अगला आएगा यहाँ पे ख वाला प्रश्न आएगा। ख वाला सर प्रश्न क्या आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। आपका 2 नंबर का पेपर रहेगा, तो यहाँ पे उपमा अलंकार के बारे में मैंने लिखा है। सबसे पहले परिभाषा सर, जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहां पर हम लोग गुरु जी उपमा अलंकार होता है। तारा सो तरनी धूरी धरा में लगत जिमी, थारा पर पारा परावर यो हलत है। यहाँ पे सर उपमा अलंकार का उदाहरण है। अगला यहाँ पे है, कुंडलनिया छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण से उदाहरण लिखिए। ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने दोहा छंद लिखा है। दोहा छंद में क्या लिखेंगे, यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह सर ये क्या होता है, दोहा, दोहा एक सममात्रिक छंद होता है। दोहा ही तो है ना सर, एक बार देख लेते हैं। दोहा, दोहा एक क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और सम चरणों के अंत में लघु और गुरु आता है। लघु और सर क्या होता है, गुरु आता है। उदाहरण के लिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, और नव रघुबल विमल जसु जो दायक फलचार। कुल मिला के जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं सर ना, उसी का ये उदाहरण है मेन वाला। ठीक है ना, अगला आपका पेपर में आएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका है 13 नंबर, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु पत्र लिखिए। अथवा में यहाँ पे, किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज पर ऋण प्राप्त करने के लिए एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पे 6 नंबर का ऐसा उत्तर में। तो जब भी आप कोई पत्र लिख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके लिए फॉर्मेट यहाँ पे मैं बना के ले आया हूँ, सेम टू सेम आपका रहेगा जो भी फॉर्मेट है। बस थोड़ा सा चेंज आपको क्या कहाँ करना है, विषय में सर करना है, और सेवा में। सेवा में वो भी यहाँ, अगर ऋण के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एसबीआई, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रधानाचार्य के लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य लिख दीजिएगा। ठीक है ना, अब इसे ऋण पर है तो यहाँ पे ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, अगर भर्ती के लिए है तो विद्यालय में सहायक अध्यापक हेतु भर्ती, मतलब अध्यापक की भर्ती हेतु। तो ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब सेम रहेगा। और इसमें आप बीच में कुछ भी आप फॉर्मेट जो भी इसके अकॉर्डिंग रहेगा, ऋण के लिए तो ऋण के अकॉर्डिंग, अगर आवेदन पत्र के लिए है तो आवेदन पत्र के अकॉर्डिंग इसमें भर दीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम छापिएगा। ये बहुत एक अच्छा वाला क्या है सर, फॉर्मेट है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे सर आपका अगला सर जी क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखिए। 9 नंबर का सर पेपर में आएगा। कौन कौन है यहाँ पे, आजादी अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020 गुण दोष, पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व, मेरा प्रिय लेखक, और वर्तमान समाज में नारी की स्थिति। तो ये आपके पेपर में आने वाला है सर। तो यहाँ पर मैं जो लेकर आया हूँ वो मेरे प्रिय लेखक पर। अब मेरे प्रिय लेखक में आप जिस लेखक का जीवन परिचय याद रहेगा आप उसका छापेंगे। कवि का है तो कवि का, लेखक का है तो लेखक का, जिसका याद रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है लेखक का, सुमित्रानंद पंत। सबसे पहले प्रस्तावना का जन्म, अब मतलब इनके जन्म उनके बारे में बताएंगे। अनमोड़ा नगर के कौसानी नामक गांव में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादास दत्त और माता का नाम सरस्वती देवी था, परंतु जन्म के कुछ बाद ही माता का देहांत हो गया।
और बचपन का नाम गुसाई दत्त था इनका। काशी के जय नारायण स्कूल से 1919 ईस्वी में इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की और इलाहाबाद में मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया और सन 1921 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर मतलब कि आह्वान आह्वान मतलब समझ रहे हो, उनके कहने पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और साहित्य साधना में ये संलग्न हो गए। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे सर कौन कौन सी है? युगपथ, उत्तरा, अतिमा, रजत रश्मि, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, लोकायतन आदि इनके काव्य ग्रंथ है सर। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं सर क्या क्या है? जैसे सर ये प्रकृति सौंदर्य यानी कि इन्होंने प्रकृति सौंदर्य के बारे में वर्णन किया था। यह राष्ट्र प्रेम की भावना थी इनके अंदर। इनकी सर भाषा शैली और रस छंद अलंकार का इन्होंने काफी इन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद इन्होंने उपसंहार में इनका क्या लिख देंगे? उपसंहार में लिखेंगे भाव और कला दोनों दृष्टियों से विचार करने से यह सिद्ध होता है कि पंत जी आधुनिक युग के एक प्रतिनिधि सर की क्या थे? कवि थे। तो ये आपका रहा सर जी हिंदी का पूरा पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ हर एक टॉपिक को मैंने कंप्लीट करा है। इसमें एक जो टॉपिक था अपठित गद्यांश पद्यांश उसको मैंने अलग से पढ़ाया, तो इसे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके पढ़ लीजिए। मैंने पूरा एक तरफ से उसको पूरा सॉल्व किया है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।